नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, ओपिनियन पोल के पहले चरण में हमने बात की थी आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, किसको किस लोकसभा में कितना एज मिल रहा है। आज के चरण में बात करेंगे आखिर जो दिग्गज है, लगातार 2 बार से विधायक है, चर्चित चेहरे, लगातार सरकार में मंत्री है, आखिर उनकी सीट पर कैसे हालात है, आखिर टिकट वितरण किस तरह से होगा। यदि पार्टी उन्हीं चेहरों पर दाव लगाती है, उन्हीं घोड़ों पर दाव लगाती है, तो आखिर वो जीत हासिल करेंगे या फिर जो एक बार फिर से जो एंटी कैपेसिटी की बात बताई जा रही है, या वो उन पर हावी रहेगी। हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद है सोशियोलॉजिस्ट, चुनावी विश्लेषक, एडवोकेट चौधरी चरण सिंह जी। उनसे जानेंगे आखिर जो दिग्गज चेहरे हैं, जो सरकार में लगातार 2 बार से मंत्री है, विधायक, उनका क्या रहेगा। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं एंटी कैपेसिटी जो बताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकट कटने का भी डर लगातार रहता है कि कहीं टिकट ना कट जाए, एंटी कैपेसिटी सरकार ना चले। किस तरह से देखते हैं पूरे समीकरण को आप। धन्यवाद भाई, मैं आपको पूरा बता देता हूँ और मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले पंचकुला से। पंचकुला की सीट पे ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन का चुनाव हुआ था पिछली बार, चंद्रमोहन बिश्नोई जी। मुझे लगता है ज्ञानचंद गुप्ता जी फिर से चुनाव जीतते हैं। दूसरी सीट है अम्बाड़ा कैंट, अनिल विज और चित्रा सरवारा निर्दलित होती है 2 नंबर पे थी। मैं पहले ही बता चुका, अगर चित्रा सरवारा तो कांग्रेस में शामिल हो गई है, को टिकट मिलता है तो यहाँ रिजल्ट बदल सकता है। आप कह रहे हैं कि कहने के जो अनिल विज है उस बार हार सकते हैं। हार सकते हैं। अम्बाड़ा सीट असीम गोयल की सीट है, मंत्री जी है। हाँ, परिवहन मंत्री है हरियाणा सरकार में। यहाँ पे निर्मल सिंह जो थे वो इंडिपेंडेंट 2 नंबर पे थे। अगर कांग्रेस का टिकट मिलता है निर्मल सिंह को तो यहाँ भी रिजल्ट बदल सकता है। देखिए, जिस तरह से अभी 4 सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं 2 मंत्री हरियाणा सरकार के हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक की बात कर रहे हैं अनिल विज, जो कि कहीं फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात कर ले असीम गोयल, जो हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री है, कहीं काफी युवा नेता है, लेकिन यदि कांग्रेस समाज से निर्मल सिंह पर दाव खेलती तो कहीं ना कहीं जो हमारा ओपिनियन पोल है, चौधरी चरण सिंह जी का ओपिनियन पोल है, उसमें हारते हुए दिखाई दे रहे हैं असीम गोयल जी। अगली सीट है जगाधरी, यहाँ से कंवरपाल जी गुजरात सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। अकरम खान कांग्रेस के 2 नंबर पे रहे थे। अगर कांग्रेस अकरम खान को टिकट नहीं देती है जी, यानी कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होता है, हिंदू कैंडिडेट अगर आता है, तो यहाँ भी रिजल्ट चेंज हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक बार फिर से कि जिस तरह से चौधरी साहब बता रहे हैं कि ये एक और मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कहीं सरकार के पावरफुल मंत्री हैं, कंवरपाल गुर्जर, वो भी कहीं यदि टिकट वितरण कांग्रेस का सही से होता है, तो कहना कि यदि किसी मुस्लिम समुदाय की बजाय किसी हिंदू कैंडिडेट को जैसा यहाँ से टिकट दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कंवरपाल गुर्जर के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। कहीं ना कहीं जो इनका ओपिनियन पोल है, चौधरी साहब का ओपिनियन पोल है, उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक बड़ा कहीं ना कहीं झटका लग सकता है बीजेपी को। तीसरे जो मंत्री है वो हार सकते हैं कंवरपाल गुर्जर जी। इनमें मैं ये बता रहा हूँ, यानी कि इनमें 95% की मंत्री जीतेंगे जी, लेकिन ये अगर ऐसा हुआ तो मतलब 5% चांस होगा कि ये हार जाए। आपके जो समीकरण है, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, 95% इनकी जीत है, 5% चांस है कि हार जाए अगर ऐसा होता है तो। अगली सीट है यमुनानगर, यहाँ पे घनश्याम दास चुनाव जीत जाएंगे फिर से। अगली सीट है थानेसर, सुभाष सुधा भी चुनाव निकाल लेंगे, मतलब अभी नगर निकाय मंत्री है प्रदेश सरकार में, मंत्री है। अगली सीट है घरोंडा, यहाँ हरविंदर कल्याण है, ये डेफिनेट विक्ट्री होगी, निश्चित तौर पर जीत रहे हैं घरोंडा से हरविंदर कल्याण। अगली सीट है पानीपत ग्रामीण, महिपाल ढांडा साहब पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार, इनकी डेफिनेट जीत है, निश्चित तौर पर तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं, लगातार 2 बार से निश्चित जीत है। राई से मोहनलाल बड़ोली, यहाँ नेक टू नेक फाइट है, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं अभी, नेक टू नेक फाइट है और एज कांग्रेस को है, एज जो है वो कांग्रेस, कहीं बड़ोली साहब को दूसरा झटका ही लग सकता है विधानसभा चुनाव। अगली सीट है खरखोदा, यहाँ जयवीर सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता कन्फर्म जीत रही है कांग्रेस। सोनीपत में सुरेंद्र पवार और कविता जैन बीजेपी की थी जो हारी थी, लेकिन इस बार सोनीपत में नेक टू नेक फाइट है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। देखिए, 2014 के चुनाव में कविता जैन विधानसभा पहुंची थी जीतकर, और प्रदेश सरकार में नगर निकाय मंत्री हुई थी, पावरफुल मंत्री थी, लेकिन 2019 में उनको बड़ा झटका लगा, फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है सोनीपत में जी। अगली सीट है गोहाना, यहाँ जगबीर मरी कांग्रेस के, ये फिर चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट है टोहाना, देवेंद्र बबली जेजेपी के जीते थे, पंचायत मंत्री भी थे, और सुभाष बराड़ा बीजेपी के हारे थे।
सुभाष बराला की जो है ना फिर डेफिनेट हार होगी। देखिए बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हरियाणा लोकसभा चुनाव की बात करें, चुनावी प्रबंधक है, चुनाव की कमान बराला के हाथ में। तो कहीं ना जो गुरुग्राम सांसद है कि राव इंद्रजीत सिंह, सीधे तौर पर उन पर आरोप भी लगाए गए थे कि आखिर जिस तरह से उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था नॉमिनेशन का चौधरी धर्मवीर के लिए, सीधे तौर पर बराला को घेरते हुए नजर आए थे। इस तरह से ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि यदि इस बार उन पर दाव खेल के बाद, हालांकि वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं, टिकट मिलने की उम्मीद भी बहुत कम है, ऐसे में बहुत कम चांस है कि वो विधानसभा का चुनाव उनको पार्टी लड़ाए। लेकिन यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो इस बार भी कहीं ना कहीं हार उनकी दिखाई दे रही है। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ टोहाना सीट पे कोई भी कैंडिडेट हो बीजेपी का, उसकी हार होगी। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि टोहाना सीट कहीं ना कहीं बीजेपी से बाहर जा चुकी है। कोई भी उम्मीदवार उतरे यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि शिवा साहब बता रहे हैं। जी अगली सीट है रानिया रणजीत सिंह मंत्री जी की, 90% जो है ना हार होगी। देखिए बड़ी बात, बिजली मंत्री प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव विस्तार से बीजेपी की ओर से उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। चौधरी जो साहब था उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया, बीजेपी में शामिल कराया गया, उसके बाद उनको विधायक पद से इस्तीफा दिलाया गया। लेकिन हाँ, अभी भी सरकार में बिजली मंत्री है, उनको शिवाज साहब बता रहे हैं कि यदि एक बार फिर से पार्टी उनके ऊपर दाव खेल के तो उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। जी और इसी तरह एलनाबाद, अभय चौटाला फिर से चुनाव जीते हैं। जी उससे अगली सीट है उचाना कला, दुष्यंत चौटाला की निश्चित तौर पर हार होगी। देखिए बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात, दुष्यंत चौटाला सीट कांग्रेस को मिलेगी। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, डिप्टी सीएम है, युवा है, काफी जोश है, कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत कम समय में खड़ा करने में कामयाब रहे थे। और इतना ही नहीं, सरकार में हिस्सेदारी कर कहीं ना कहीं पार्टी और कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरने का काम किया था। लेकिन जिस तरह से शिवाज साहब बता रहे हैं कि यदि इस बार वहां पर जो हालात है, कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला कह चुके कि वो एक बार फिर से मैदान में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आज का होगा। हालांकि स्थितियां बदलती रहती हैं। जी और इसी तरह आदमपुर सीट जो है फिर से बीजेपी के पास जा रही है, भावी भी थोड़ी है और ये फिर से बीजेपी के पास ही जाएंगे। और ये सीट है नारनौल, यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु की फिर से हार होने जा रही जी, और ये सीट कांग्रेस को मिल रही नारनौल। जी जी और ये सीट है हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डेफिनेट विक्ट्री, यानी निश्चित तौर पर जीत रहे हैं कमल गुप्ता जी फिर से। अगली सीट है नलवा, रणबीर गंगवा की जी, यहाँ भी रणबीर गंगवा जो है वो 90% उनका जीत का चांस है, डिप्टी स्पीकर है सरकार में। अगली सीट है भवानी खेड़ा, विशंबर सिंह मंत्री जी, ऐसी रिजर्व सीट है ये भी जो है ना 95% इनकी जीत होगी। अगली सीट है लोहारू, जेपी दलाल जी, जेपी दलाल जी की 95% जीत होगी। लेकिन अगर राजवीर खरटिया की टिकट कांग्रेस को मिलती है, कांग्रेस की टिकट राजवीर खरटिया को मिलती है, तो यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो सकता है। जी, ये सीटें लोहारू की, जेपी दलाल, टिकट वितरण बड़ा अहम रोल करेगा। अगली सीट है बाढ़ला, नैना चौटाला निश्चित तौर पे हारेंगी, जेजेपी यहाँ से जेजेपी की हार होगी और कांग्रेस जो है ना उसको जा रही बाढ़ला सीट। अगली सीट है भिवानी, घनश्याम सर्राफ निश्चित तौर पर फिर से जीत जाएंगे। अगली सीट है तोसाम, ये किरण चौधरी की निश्चित तौर पर जीत होगी, बीजेपी में आ चुकी है वो। अगली सीट है महेंद्रगढ़, राव दान सिंह 90% चांस है, 10% यहाँ रिजल्ट बदल भी सकता है। अगली सीट है नारनौल, ओम प्रकाश यादव, ये भी निश्चित तौर पे जीत रहे हैं, तीसरी बार कहीं ना कहीं जीत का रिकॉर्ड बनाया, 2 बार से लगातार विधायक हैं। अगली सीट है नारायण चौधरी, अभय सिंह यादव जी, ये भी चुनाव जीत, सरकार में मंत्री है, सिंचाई मंत्री, आजकल चर्चाओं में। अगली सीट है महम कांग्रेस की कन्फर्म सी सीट है, लेकिन बलराज कुंडू, मैंने पहले बताया, बलराज कुंडू को अगर वो पिछली बार निर्दलीय जीते थे, अगर उनको टिकट अगर बीजेपी देती है तो यहाँ महम पे कांग्रेस की सीट लूज हो जाएगी। आनंद सिंह डांगी यहाँ से जीतते आए हैं, पिछली बार हारे थे और मतलब उनका चांस फिर से बहुत ज्यादा है, कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है सीट। फिर अगली सीट है गढ़ी सांपला किलोई, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कन्फर्म सीट है। अगली सीट है कलानौर, शकुंतला खट्टर फिर से चुनाव जीत रही है, सर वहाँ लगातार वो जीतती आ रही लगातार। अगली सीट है बादली, कुलदीप वत्स जीते थे कांग्रेस के और ये सीट फिर से कांग्रेस को ही जाएगी। देखिए बड़ी बात, ओपी धनखड़ जो कि पार्टी के चेहरे थे, कहीं सरकार में पंचायत मंत्री थे, बड़ा चेहरे थे और जाट चेहरे के रूप में भी कहीं ओपी धनखड़ को प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन बादली जो कि कुलदीप काफी युवा चेहरे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था ओपी धनखड़ को, और एक बार फिर से उसी तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट है बेरी, रघुवीर कात्यायन की जी, ये सीट फिर से कांग्रेस जीत रही है। अगली सीट है बावल, डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री जी, ये फिर से चुनाव जीत रहे हैं तीसरी बार। अगली सीट है रेवाड़ी की, कैप्टन साहब फैमिली की, यहाँ पे जो है ना रिजल्ट
बदल सकता है। अभी बात आप रेवाड़ी में पहुंचे क्योंकि हम दक्षिण हरियाणा में बैठे तो यहाँ पर थोड़ी सी डॉक्टर साहब तीसरी बार 52 में 2 बार से विधायक हैं, सरकार में पावरफुल मंत्रालय उनके पास है, पीडब्ल्यूडी जैसे महकमे जो डिप्टी सीएम के पास थे, और एक कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ, और तीसरी बार कहने के एंटी कैपेसिटी पावर को किस तरह से देखते हैं कि क्योंकि तीसरी बार जाहिर सी बात है लोग नाराज भी हो जाते हैं जिनके काम नहीं हो पाते, तो पावर की स्थिति को किस तरह से देखते हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि वो जीत दर्ज कर रहे हैं? नहीं, इस पे बात हर दुनिया करेंगे फिर लंबा हो जाएगा, एक बार ये बता दूं फिर अगली वीडियो में। रेवाड़ी का है, रेवाड़ी में कहीं ना कहीं बड़ा कड़ा मुकाबला था पिछली बार भी, रेवाड़ी को किस लिहाज से देखते हैं? रेवाड़ी बता तो रहा हूँ, अब यहाँ पे एज जो है ना वो 95% बीजेपी का है, अगर टिकट वितरण लेकिन पिछली बार वही भीतरघात सारा सिस्टम फिर वही होता है। मैं बताता हूँ 5% का, अगर मतलब वही गड़बड़ सा हुआ तो फिर मामला कुछ भी हो सकता है, वरना ये बीजेपी की मजबूत, बीजेपी के पास तो एक लंबी फेरिस्त है उम्मीदवारों की, वही फिर ये घमासान होगा। बीजेपी का ठीक कैंडिडेट चुनाव में आया तो चुनाव बीजेपी जीतेगी। अगली सीटें बादशाहपुर, यहाँ से राव नरवीर को टिकट मिलती हो या आरती राव को टिकट मिलती हो या मनीष यादव को टिकट मिली पिछली बार से, कोई किसी को मिले, यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। राव नरवीर जी को मिलती है तो बड़े मार्जिन से जीतेगी, आरती राव को टिकट मिलती है तो भी ठीक मार्जिन जीतेगी। अब वाली सीट है सोहना, संजय सिंह मंत्री जी की, यहाँ पे नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा ऐसा है, फिर से बीजेपी जीत सकती है। अगली सीट है पलवल, ये कर्ण दलाल जी की और दीपक मंगला जी के, यहाँ पे 99% जो है फिर से बीजेपी चुनाव जीत रही है। फरीदाबाद एनआईटी, यहाँ पे नीरज शर्मा कांग्रेस से थे जो जीते थे, लेकिन इस बार नगेंद्र भराना 100% चुनाव जीत रहे हैं। ये पहली सीट मिलती है, हाँ ये पहली सीट है जो कि कन्फर्म रूप से बीजेपी को जा रही है और कांग्रेस डेफिनेटली यूज कर रही है। अगली सीट है बड़खल, सीमा तिरखा मंत्री, शिक्षा मंत्री है हरियाणा सरकार में, ये सीट फिर से बीजेपी को जीत रही है, यानी कि फिर से जीत रही है। बल्लभगढ़ मूलचंद शर्मा कन्फर्म रूप से जीत रहे हैं। अच्छा, एक जैसे आपने अभी एक छोटी सी बात कर रहे थे, सीमा तिरका शिक्षा मंत्री किसी का आपने बताई बड़खल, यदि उसी कैंडिडेट को टिकट मिलेगी वही जीतेगा, यदि भाजपा किसी और को देती वो भी जीत सकता है? आप किस तरह से आकलन किया आपने? नहीं, मैंने ये जो आकलन जो किया है ना, पार्टी वाइज के साथ, पार्टी लेवल मतलब चेहरा अभी की बात नहीं है, पार्टी के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, पार्टी कौन सी मजबूत है, पार्टी को ध्यान में रखे, कैंडिडेट को ध्यान में रखे। अच्छा, अब कैंडिडेट को ज्यादा इनकम्बेंसी तो नहीं है जी, तो जो बता तो दिया मैंने आपको, जैसे अनिल कर रहा हूँ मैं बता दिया, तो यहाँ पार्टी का को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट की वो करते हुए जब ये बताया जी। अगली सीट है बल्लभगढ़, मूलचंद शर्मा जी डेफिनेट फिर से जीत रहे हैं। अगली सीट है रतिया, यहाँ पे जो है ना वो लक्ष्मण बीजेपी जीते थे, लेकिन इस बार ये सीट निश्चित तौर पे कांग्रेस लूज कर रही है और ये सीट बीजेपी को जा रही है। रतिया कन्फर्म रूप से बीजेपी को जाएगी। अगली सीट है कैथल, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, यहाँ पे फिर से नेक टू नेक फाइट होगी और कोई भी जीत सकता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं सुरजेवाला दोबारा से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट है गन्नौर, गन्नौर में कुलदीप शर्मा की सीट है कांग्रेस की, यहाँ भी नेक टू नेक फाइट है। और उससे अगली सीट है करनाल, नायक सिंह सैनी जी की, ये बीजेपी की कन्फर्म सीट है। अब मैं आपको बता दूं टोटल इसमें 8-9 लीडर बीजेपी के डेफिनेट जीत रहे हैं, फिर से 8-9 लीडर कांग्रेस के निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, 1 लीडर इनेलो का अभय चौटाला जी निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं हम असेंबली का चांस ज्यादा क्यों बता रहा हूँ। अब हम हरियाणा के 4 पार्टी के हिसाब से बात करते हैं, हम हरियाणा को चुनाव की दृष्टि से 4 पार्टी में बांटते हैं, जीटी बेल्ट, जाटलैंड, साउथ हरियाणा और वेस्ट हरियाणा। जीटी बेल्ट में 27 सीटें, 7 जिले हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और कैथल। इसमें 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी ने 14 सीट जीती थी और कांग्रेस ने 9 सीट जीती थी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी डिट्टो, मतलब वही जा रही है, सेम स्थिति, सेम पोजीशन रहनी है जीटी बेल्ट। बीजेपी 12 से 14 पे दिख रही है और कांग्रेस भी 8 से 9 पे दिख रही है, यहाँ किसी पार्टी को कोई नफा नुकसान नहीं। अब आती है जाटलैंड, जाटलैंड में टोटल सीट है 25, 6 जिले हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जी। इन 25 सीट में पिछली बार बीजेपी ने 7 सीट जीती थी, कांग्रेस ने 12 सीट जीती थी। कांग्रेस यहाँ मजबूत थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना बीजेपी लूज कर रही है जाटलैंड में। बीजेपी 7 से 4 से 5 पे जा सकती है, एक सीट लूज हो सकती है, और कांग्रेस जो 12 पे थी वो 13 से 15 पे जा सकती है। जाटलैंड में बड़ा सीधे तो कांग्रेस बेटर पोजीशन में है यहाँ। अब अगली सीट अब आगे आते हैं वो साउथ हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में, यहाँ सीटें 23, जिले हैं 6, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल और फरीदाबाद जी। इनमें बीजेपी ने पिछली बार 15 सीट जीती थी
और बीजेपी ने 2014 में भी 14 सीट जीती थी जी। और इस बार और कांग्रेस ने जो है 6 सीट जीती थी पिछली बार। तो पिछली बार 15 सीट बीजेपी ने जो जीती थी, मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ फिर से 15-16 सीट निकाल रही है और कांग्रेस जो है ना वो 8 से 10 सीट निकाल रही है। जी जी। तो कांग्रेस जो है ना यहाँ पे भी कांग्रेस बढ़त बना रही है साउथ हरियाणा में। जी ठीक है, कांग्रेस बेटर पोजीशन में है, बीजेपी लगभग वही है साउथ हरियाणा में, यानी कांग्रेस की 3-4 सीट बढ़ती हुई दिख रही है। अच्छा, दक्षिण हरियाणा में हम थे, एक बात उसको चर्चा कर रहे थे, यदि राव साहब जिस तरह से नाराज चल रहे हैं, एक छोटी चर्चा कर लेते हैं, यदि राव साहब कांग्रेस में चले जाते हैं, मान के चलते कयासों का खेल है, राजनीति तो संभावना का खेल है, यदि कांग्रेस में चले जाते हैं राव साहब, तो क्या ये स्थिति कैसे बदल सकती है? नहीं, फिर बदल जाएगा सारा ही बदल जाएगा। नहीं तो सारा नहीं, बहुत कुछ बदल जाएगा, वो से बात करेंगे बाद में, बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ। मतलब राव साहब का डिपेंड करेगा, वो बीजेपी में कांग्रेस, बीजेपी में, हाँ बहुत बड़ा डिपेंड करेगा। यदि बीजेपी से वो कांग्रेस में चले गए, सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, फिर बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी, साउथ हरियाणा की सीटें कम हो जाएंगी, फिर बीजेपी पहले ही जो है तीसरी बार चुनाव में जा रही है, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आती है अगली सीट, नहीं अब आती है वेस्ट हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा जी। यहाँ टोटल सीट है 15, 3 जिले हैं, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जी। यहाँ 2019 में बीजेपी ने 4 सीट जीती थी, कांग्रेस ने 3 सीट जीती थी। यहाँ बीजेपी फिर से 4 से 5 सीट जीती दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी वही है लगभग, और कांग्रेस यहाँ पे बेटर कर रही है, कांग्रेस 3 से 9 तक जा सकती है, शैलजा बड़े मार्जिन से जीत गई, कांग्रेस जो है वो 9 तक जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ हंगा असेंबली का जो रीजन है वो बताता हूँ, हंगा असेंबली का रीजन में क्यों बता रहा हूँ, उस पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों लग रहा है हंगा असेंबली आएगी। सबसे पहला कारण देखिए आप, अब हम करते हैं सीट की रिटेन की बात। बीजेपी ने 2019 में 40 सीट जीती थी, 14 में 47 सीट जीती थी। बीजेपी ने 2019 में 40 में से 26 सीट्स रिटेन कर ली, 47 में 26 सीट, सॉरी 47 में 26 सीट रिटेन कर ली, यानी कि बीजेपी का 55.3% रिटेन परसेंटेज रहा, सीट रखने में बरकरार रखने में। और कांग्रेस ने 14 में 15 सीट जीती और 19 में जीती 31 सीट, और 7 सीट ही रिटेन कर पाई, 15 में 7 सीट, यानी 8 सीट कांग्रेस हार गई। तो कांग्रेस का जो रिटेन परसेंटेज था वो 40.6% था, तो रिटेन परसेंटेज में बीजेपी जो है वो 9% ज्यादा आगे है। अब दूसरा कारण की बात करते हैं, ऐसी 27 सीट्स हैं जिन पे बीजेपी 2014 और 2019 दोनों चुनावों में 27 सीट पे बीजेपी नहीं जीत पाई। 27 सीट है हरियाणा की जो बीजेपी दोनों विधानसभा में नहीं जीत, दोनों विधानसभा किसी का खाता ही नहीं खोल पाई, किसी को कोई वो 27 सीट नहीं जीत पाई। इस बार उनमें से 2 सीट बीजेपी जीत रही है, एक तोसान जो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई दोनों चुनाव में, और एक फरीदाबाद एनआईटी, ये भी पहले ही बीजेपी के पास नहीं। अच्छा, ये 27 सीट वो है जिसमें कभी बीजेपी जीत ही नहीं पाई, बीजेपी कभी नहीं, मतलब ये करो तो 2014-19 के इलेक्शन की बात करो, तो पिछले 2 चुनाव उनकी बात करो, तो 27 सीट पे बीजेपी पिछले 2 चुनाव में नहीं जीत पाई थी, इस बार 2 भी जीत रही है, 25 हो जाएगी, यानी मतलब 25 बाकी रह जाएंगी, सॉरी, तो उनमें से कितनी जीतती है वो फिर बात की बात है, 2 तो कन्फर्म जीत रही है जी। कांग्रेस 2014-2019 का जो चुनाव हुआ था, उन दोनों चुनावों में 90 में से 52 सीट ऐसी थी जिनपे कभी नहीं जीत पाई, यानी पिछले 2 चुनाव में जी, 14 और 19 के 2 चुनाव में बीजेपी वो कांग्रेस जो है वो 52 सीट पे नहीं जीत पाई। अब आप इसको देखिए, बीजेपी तो 27 सीट है और कांग्रेस की 52 सीट है, तो 52 में से 27 आप माइनस करो तो 25 सीट का डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है, यानी बीजेपी की 27 सीटें में कुछ बीजेपी तो कम हो रही है जी। और ये 52 सीट, 90 में से 52 सीट जहां पे कांग्रेस दोनों चुनाव में नहीं जीत पाई, इसका मतलब कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब एक बात और है, 9 सीट ऐसी है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी 2014 और 2019 के चुनाव में नहीं जीत पाई, 9 सीट पे। हिसार लोकसभा की ऐसी सीट है जिसमें 9 सीट है विधानसभा की, उनमें कांग्रेस 2014 और 2019 के दोनों विधानसभा के चुनाव हुआ, उनमें कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में हिसार लोकसभा की खाता भी नहीं है, उसमें दोनों में से दोनों चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। इस बार कांग्रेस यहाँ जीत रही है, सीट यहाँ निकाल रही है। 2019 का जो इलेक्शन था विधानसभा का, उसमें बीजेपी जो थी वो 40 सीट पे जीती और 37 सीट्स पे रनर अप थी, यानी कि दूसरे नंबर पे थी, और कांग्रेस ने जो है ना वो
31 2019 किया ना, 2019 में 31 सीट जीती और 30 सीट पे रनर अप थी, यानी कि 30 सीट पे दूसरे नंबर पे रही। तो बीजेपी की 40 जीत और 37 दूसरे नंबर, तो ये हो गया 77। और कांग्रेस 31 जीत और 30 दूसरे नंबर, ये होगा 61। यहां भी बीजेपी आगे है, ठीक है, 7 का फर्क है। अब आगे बात करते हैं 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ यही अभी हाल का, इसमें बीजेपी का वोट शेयर रहा 46%, कांग्रेस का रहा 43%। बीजेपी पिछले लोकसभा से 12% माइनस हो गई और कांग्रेस 15% माइनस हो गई। मुझे यह लगता है कि कांग्रेस का विधानसभा में नहीं, कांग्रेस ने अब किया है ना वोट बैंक, हाँ नहीं किया, मैं कहता हूँ 15% प्लस होगी। मुझे लगता है कांग्रेस इससे ज्यादा रह जाएगी, 43% ही रहेगा, कुछ कम रहेगा, विधानसभा में ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आप पार्टी अलग हो रही है। उसका 1-2% भी मान ले तो भी था तो सही, इस बार वो नहीं होगा। और सीट दोनों को 5-5 मिली थी। बीजेपी 44 पे लीड कर रही थी, कांग्रेस ने 46 पे लीड किया, कांग्रेस आप दोनों दे गए। 2024 में जो विधानसभा का इलेक्शन है, मुझे लगता है कि वो इस हिसाब से भी बराबर सही रहने वाला है। अब एक बात और करते हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन था 2019 का, उसमें नहीं, 2024 का, उसमें कांग्रेस आपका अलायंस था, अब अलायंस नहीं है, ये मैं पहले कह चुका हूं। अगला 5वां कारण की बात करते हैं। 2005 का जो चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, उसमें कांग्रेस ने 67 सीट जीती थी, 67 सीट्स कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन तब कांग्रेस पूरी तरह यूनाइट थी। बंसीलाल फैमिली, भजनलाल फैमिली, हुड्डा फैमिली, राव इंद्रजीत, जिंदल फैमिली, सब कांग्रेस में यूनाइट थी। और कांग्रेस जो थी वो अब तो 50% बीजेपी में आ चुकी है। जिंदल फैमिली आ गई, राव इंद्रजीत जी आ गए, किरण चौधरी आ गई, भजनलाल फैमिली आ गई, गलत कह रहा हूं? तो सब जब 67 पे थी, तो अभी इतने वो हो गया, तो मतलब कुछ भी हो, कांग्रेस को बढ़त बनाने में काफी मेहनत करनी होगी। अब आते हैं कि कांग्रेस जो है ना, वो 2009 का चुनाव हुआ। अच्छा, एक बात और भी है, उसमें भजनलाल के चेहरे में चुनाव लड़ा गया था, और 2009 में हुड्डा के चेहरे में चुनाव, हुड्डा के चेहरे में चुनाव लड़ा गया, सीट आई थी 40। आप इशारों मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है, मैं ज्यादा इसको कहूंगा नहीं। 2005 का इलेक्शन जो भजनलाल की तो वो मैं बता दिया, बीजेपी और कांग्रेस 2024 का जो इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन होगा, उसमें सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेगी, ना बीजेपी डिक्लेयर करेगी ना कांग्रेस डिक्लेयर करेगी, सीएम हमारा ये होगा। अगर डिक्लेयर करते तो दोनों ही पार्टी को नुकसान होगा, चाहे बीजेपी डिक्लेयर करे चाहे वो, अगर डिक्लेयर करती है तो दोनों को नुकसान होगा। अब आते हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ, इसकी बताता हूं मैं। उसमें कांग्रेस जो थी 2024 के लोकसभा के चुनाव में, कांग्रेस जो थी, जिसने 2019 में जो विधानसभा चुनाव में जो सीटें जीती थी, उनमें से 11 सीट पे 2024 के चुनाव में 11 विधानसभा सीट पे बीजेपी जीत गई, लोकसभा चुनाव में। और ऐसे ही जो बीजेपी की जो 13 सीट थी, उन पे कांग्रेस जीत गई। तो 13 और 11 ये बराबर है। और कोसली की एक ऐसी विधानसभा है जहां 2 से ही जीती है कांग्रेस, तो 12-11 का मुकाबला हो गया, तो लग रही है ना कांटे की टक्कर है। अब आते हैं आगे, 2019 का जो विधानसभा का जो चुनाव था, उसमें बीजेपी ने 40 सीट जीती, और ये मैं बता दिया 77 सीट हो गई थी। 16 सीट का मार, 77 सीट थी, उसकी 61 हुई, 16 सीट में यानी कांग्रेस मजबूत रही थी, नहीं 16 सीट में बीजेपी मजबूत थी 2019 चुनाव। अब एक बार बता दो, बीजेपी वीक कहां है? बीजेपी वीक है रिजर्व सीट पे, जो आरक्षित सीटें हैं। 2017 सीटें बड़ी, हमें बता, 2014 का जो चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने 9 सीट जीती थी, 9, 17 में से 9, और कांग्रेस ने 4 जीती थी, और बाकी इन्होंने 3 जीती, रहेगा लड़ने जीती। 2019 का लोग विधानसभा का चुनाव जब आया तो बीजेपी कुल 5 सीट जीत पाई, 12 सीट बाहर चली गई, 17 में से 5, 12 सीट बाहर थी। कांग्रेस ने 7 सीट जीती, बीजेपी ने 4 और आदर्श ने 1 सीट जीती। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में यही रहा, 2 रिजर्व सीटें अम्बाड़ा और सिरसा, दोनों के दोनों कांग्रेस जीत गई। तो बीजेपी को यहाँ पे ध्यान करना होगा, कहीं-कहीं जो आरक्षित सीट है वो खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। और जिस तरह से पूरी तरह से, एक बात और भी देखो ना, 2014 में 47 सीट आई बीजेपी की, और 19 में 40 सीट आई बीजेपी विधानसभा, तो 4 तो इस रिजर्व सीट पे लोग कम हो गई, 3 बाकी में कम हुई, और 17 सीट से रिजर्व 3 4 सीट इसी में कम होगी बीजेपी की, यहाँ टेंट ज्यादा लगे। अदर पार्टी, अब एक बात रोका, तो अगर अदर पार्टी का वोट शेयर बढ़े, चाहे उनकी सीट्स बढ़े, अगर उनका वोट शेयर या सीट्स बढ़ती हैं, तो डायरेक्ट लॉस कांग्रेस का होगा और बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होगा।
बीजेपी जो कन्फर्म रूप से लूज कर रही है वो रतिया सीट है सिरसा लोकसभा में, इसको कांग्रेस जीत रही है। और कन्फर्म रूप से जो कांग्रेस जो कन्फर्म रूप से लूज कर रही है वो फरीदाबाद एनआईटी सीट है जो फरीदाबाद लोकसभा में, ये बीजेपी जीत रही है। तो अब एक बार और देखें, एक वो जीत रही है, एक वो जीत रही है, यानी वहां भी एक जीरो टक्कर वहां भी है। तो इसलिए मैं इस सबको देखते हुए कह रहा हूं कि मुझे यह लगता है कि इस बार हंग असेंबली का चांस ज्यादा है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो बहुत कुछ होना है। देखिए हमारे साथ थे चौधरी CS सिवान, लगातार जिस तरह से उन्होंने समझाया कि किस तरह का माहौल है, क्या आंकड़े, क्योंकि तमाम कहीं हवा में बात नहीं की, तमाम जो आंकड़े समझाने के प्रयास किए कि 2014 से लेकर 2005 तक के भी आंकड़े समझाए कि किसके पक्ष में क्या माहौल था, आखिर किन आंकड़ों के बिहार पर वो कह रहे हैं, किन आंकड़ों के आकलन को करने के बाद वो बता रहे हैं कि आखिर हरियाणा में एक माहौल क्या रहने वाला है। और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से यदि बदलाव होता है, किस सीट पर कैसे क्या माहौल रहना, तमाम चीजों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि असल परिणाम असल होते हैं और शायद उन पर ही विश्वास किया जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि CS साहब को जो उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत की है, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में भी देखा उनका जो आंकड़ा था काफी हद तक सटीक था और आज भी काफी मेहनत करके वो आए थे। उन्होंने तमाम आंकड़ों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि हरियाणा की वास्तविक स्थिति क्या हो, जो हंग असेंबली है आखिर उसके पीछे जो उन्होंने बताया कि हंग असेंबली के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा संभावनाएं बन रही है, उसके पीछे कारण क्या है उसको भी समझाने का प्रयास का। ऐसी अन्य खबरों के साथ एक बार फिर से हूँ मेरा रूबरू, तब तक के लिए नमस्कार।